हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य या मानव में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या होती है 23 जोड़े या फिर 46। ठीक है, कितनी? 23 जोड़े या फिर 46 कह लीजिए, या फिर यूं कह लीजिए कि मानव में जो कोशिका होती है, यानी मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो 23 जोड़े या फिर 46 होते हैं मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और बात करी जाए कि जो क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। बात आ गई है डीएनए की, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। और बात कीजिए कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो जोहान फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, किसने की है? जोहान फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। ठीक है, कब डीएनए की खोज कब हुआ, किसने की है? तो 1869 में जोहान फ्रेडरिक मिशर ने की थी डीएनए की खोज। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और बात करी जाए कि प्रोटीन का एक शब्द आ गया है, तो प्रोटीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो प्रोटीन होता है, ये जो भी हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। ठीक है, और प्रोटीन जो मतलब पाया जाता है, तो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। ठीक है, किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, या यूं कह लीजिए कि मनुष्य में जो कोशिका होती है, यानी मानव कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़ी या फिर 46 होती है। जो क्रोमोसोम बने होते हैं किससे बने होते हैं? तो डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। बात करी जाए डीएनए की, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की खोज कब हुआ, किसने की थी? तो 1869 में जोहान फ्रेडरिक मिशर ने की थी। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। और जो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका जो सामान्य रक्तदाब या ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है? 120/80। कुछ इस तरीके से लिखा होता है 120/80 mmHg। ठीक है, कितना होता है? एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। जो 120 होता है ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो 80 होता है ये डायस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, और बात करी जाए इसमें दो शब्द आ जाते हैं, एक हाइपोटेंशन और एक हाइपरटेंशन। ठीक है, जो हाइपरटेंशन होता है, इसका जो होता मानक होता है यानी 140/90 140/90, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो? 140 हो। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 90 होता है। यानी कहने का मतलब यही है कि 140/90 mmHg से यदि किसी का ब्लड प्रेशर अधिक है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या होता है? जिसका ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक हो जाता है वो हाइपरटेंशन कहलाता है। एक होता है हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन, इसमें क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 60 होता है। ठीक है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो, यानी कहने का मतलब यही है किसी व्यक्ति का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, या इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर होता है यानी बीपी मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं।
प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। किस खेल में एक तरफ से केवल 11 खिलाड़ी खेलते हैं? यानी कहने का मतलब यही है कि वह कौन कौन से खेल हैं जिसकी प्रत्येक टीम में यानी एक पक्ष में, प्रत्येक टीम यानी एक पक्ष में 11 प्लेयर होते हैं। तो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया। यानी इन तीनों में जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 एक टीम में एक टाइम पर खेलते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? रिपीट करता हूँ, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में प्रथम स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारी जो हॉकी टीम थी जो कि 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट करी थी, उसी में गोल्ड मेडल जीत लिया था और गोल्ड मेडल जीतने की प्रथा वहीं से चालू हो गई थी। और आपको बता देते हैं जो हॉकी टीम है ये लगातार 6 बार यानी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से फिर 1956 तक लगातार मतलब जीता था गोल्ड मेडल जीता था। यानी 1928 हो गया, फिर 1932 में, ठीक है, 1932 वाले लॉस एंजल्स में हुए थे अमेरिका में। ठीक है, फिर उसके बाद 1936 बर्लिन ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। फिर 1940-44 वाले रद्द कर दिए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। फिर उसके बाद 44 के बाद कब हुए थे, मतलब 1940 और 1944 रद्द कर दिए गए थे किसके? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जो कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इस कारण से 1940 वाले और 1944 वाले ओलंपिक जो थे वो रद्द कर दिए गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद 1948 में, ठीक है, 1948 में जो लंदन में ओलंपिक हुए थे वहाँ पर जीता था। फिर उसके बाद 1952 में, ठीक है, 1952 हेलसिंकी में हुए थे, वहाँ पर भी जीता था। फिर 1956 जो कि मेलबर्न में हुए थे वहाँ पर भी जीता था। तो 1928 हो गया, 1932 हो गया, 1900 और 1936 में, ठीक है, लगातार मतलब 6 बार जीता 1928 से 1956 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर 1964, कब? 1964 में भी जीता था और 1980 में भी जीता है एक। ठीक है, 1980 में भी जीता था। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है 1928 में जीता, फिर 1932 में जीता, 1936 में जीता, फिर 1940-44 वाले रद्द कर दिए गए, फिर 1948 में, फिर 1952 में, फिर 1956 में। ये लगातार 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता था। और फिर उसके बाद फिर 2 और जीते थे 1964 टोक्यो ओलंपिक में, फिर 1980 मॉस्को ओलंपिक में। ठीक है, तो ये कुछ हॉकी का रहा है। और जो हॉकी टीम ने वो कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक के इतिहास में। ठीक है, और यदि बात करी जाए कुल की, तो कुल जो भारत अभी तक ओलंपिक के इतिहास में कुल 35 टोटल पदक जीत चुका है, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, ठीक है, 9 जो हैं वो सिल्वर हैं और जो 16 हैं वो ब्राउन्ज मेडल हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न नंबर 5 है, एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो एशियाई खेलों की जो शुरुआत थी वो भारत देश से हुई थी। और कब, कहाँ से? मतलब नई दिल्ली में 1951 से। ठीक है, 1951 में नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी मतलब एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली से हुई थी। और नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से हुई थी। और किसके प्रयासों द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी 1951 नई दिल्ली से। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 776 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट से। तो 700 मतलब प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 BC से हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी? यूनान में एक ओलंपिया घाटी है। ठीक है, यूनान में स्थित एक ओलंपिया घाटी है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 776 BC से। ठीक है, और जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय
केवल मात्र और मात्र एक प्रतियोगिता कराई जाती थी, पैरों की दौड़ यानी पैदल दौड़ जो थी वही एकमात्र प्रतियोगिता होती थी, और जो विजेता होता था उसको जैतून के पत्तों की माला या फिर जैतून के पत्तों का मुकुट पहनाया जाता था पुरस्कार स्वरूप विजेता को। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 यूनान की राजधानी एथेंस से। ठीक है, 6 अप्रैल 1896 यूनान की राजधानी एथेंस से इनकी शुरुआत हुई थी। और बात करी जाए कि किस स्टेडियम से हुई थी, तो पैनाथेनिक स्टेडियम से हुई थी, जो कि पैनाथेनिक स्टेडियम कहाँ है? एथेंस में है। एथेंस क्या है? एक यूनान का बहुत बढ़िया जाना माना शहर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1896 को हुई है। और कहाँ से? यूनान की राजधानी एथेंस से हुई है। और किस स्टेडियम में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल खेले गए? तो पैनाथेनिक स्टेडियम में खेले गए, जो कि कहाँ? एथेंस में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खेल से हैं संबंधित, और इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बन गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 9, भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो पहली बार जब भारतीय क्रिकेट टीम ने कब जीता है? 1983 में जीता था, और उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। ठीक है, कौन है? कपिल देव थे उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन। और सन कौन सा था? 1983 में जीता था भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप क्रिकेट का। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर था जंतर मंतर। ठीक है, क्या था? जंतर मंतर था। प्रश्न नंबर 11, खेल क्रियाओं में थकान का कारण क्या होता है? यानी खेल क्रियाएं करने से हमारे शरीर में जो मांसपेशियों में मतलब जो थकान हो जाती है, उसका कारण क्या होता है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, इसीलिए हमारे शरीर में क्या होता है? थकान लगती है, दर्द महसूस होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। स्कोलियोसिस एक शारीरिक समस्या है जो कि संबंधित होती है। तो स्कोलियोसिस एक जो समस्या है वो रीढ़ से संबंधित समस्या होती है। इसमें जो हमारी रीढ़ होती है वह सी आकार की या फिर एस आकार की मतलब आकार में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को स्कोलियोसिस बोलते हैं, जो कि रीढ़ से संबंधित एक बीमारी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम बताए हैं, जिसमें से 3 मुख्य नियम हैं, 5 गौड़ नियम हैं। ठीक है, 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम। और थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, हाइड्रोथेरेपी को कहते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी को जल चिकित्सा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है विशिष्ट खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1985 से। ठीक है, 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें कितना पैसा दिया जाता है? तो ये दरअसल 2 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच को दिया जाता है तो इसमें 2 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? एक होती है लाइफ, एक होती है रेगुलर। ठीक है, तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए। ठीक है, कितने? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और रेगुलर कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रिपीट कर देता हूँ। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1985 से हुई है। और ये किसको दिया जाता है? तो कुछ कोच या फिर प्रशिक्षक को दिया जाता है। कैटेगरी 2 होती हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए, रेगुलर कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन का रिसाव किया जाता है। तो ये मतलब किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स का रिसाव किसके द्वारा या रिसाव किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और यह जो होती है पीयूष ग्रंथि यानी
पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, मास्टर ग्लैंड जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका जो आकार होता है मटर के दाने जैसा होता है। इसका जो वजन की बात करी जाए तो 0.5 ग्राम या फिर 0.6 ग्राम मिल सकता है। आपको कहीं कहीं पर 0.5 भी मिलता है लिखा, 0.6 भी मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। रंगा स्वामी कब संबंधित है? तो रंगा स्वामी कब जो संबंधित है, पुरुष हाकी से संबंधित होता है रंगा स्वामी कब। प्रश्न नंबर 18। शब्द क्यों संबंधित होता है? तो शब्द क्यों जो संबंधित होता है बिलियर्ड्स खेल से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 19। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक परीक्षण है जो मापता है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है कार्डियक वैस्कुलर फिटनेस से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है, तो पहली बात तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्रोहा टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ब्रोहा टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को। और हार्वर्ड स्टेप जो टेस्ट है इसमें क्या मतलब क्या पता लगाया जाता है? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से हृदय संबंधी रोगों का पता लगाया जाता है। ठीक है, क्या हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से या ब्रोहा टेस्ट से किसका पता लगाया जाता है? तो हृदय संबंधी रोगों का पता लगाया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी यदि पूछ लेता है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को किसने विकसित किया था, तो लूसियन ब्रोहा ने। ठीक है, क्या कुछ इस तरीके से इनका लूसियन ब्रोहा ने मतलब इसको विकसित किया था कब? 1943 में। ठीक है, 1943 में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक परीक्षण है जो मापता है, तो कार्डियक वैस्कुलर फिटनेस जो है इसको मापता है। यानी कहने का मतलब यही है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से क्या पता लगाया जाता है? तो हृदय संबंधी रोगों का पता लगाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो लूसियन ब्रोहा ने की थी। और कब करी थी? 1943 में की थी, क्योंकि 1943 में लूसियन ब्रोहा ने अपने सहयोगियों के साथ इसका परीक्षण किया था 1943 में सर्वप्रथम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके खोजकर्ता कौन हो गए? लूसियन ब्रोहा हो गए, जो कि 1943 में सर्वप्रथम इसका अपने सहयोगियों के साथ में परीक्षण किया था। तो इस एवज में। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। क्लीन जर्क स्नेच शब्दावलियां संबंधित हैं, तो वेट लिफ्टिंग से यानी भारत तोलन से संबंधित हैं। ये तीनों शब्द ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी ऊषा को। ठीक है, पीटी ऊषा जो है इनको गोल्डन गर्ल, पयोली एक्सप्रेस और भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी के रूप में भी जाना जाता है। ये सभी इनके उपनाम हैं। ये केरल की रहने वाली हैं और भारत की एक दौड़ मतलब धाविका हैं। ठीक है, केरल की रहने वाली हैं और किस खेल से संबंधित हैं? तो दौड़ से, यानी एक एथलीट हैं, दौड़ से संबंधित हैं। और इनको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे गोल्डन गर्ल, पयोली एक्सप्रेस और भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी आदि नामों से जाना जाता है। इनके उपनाम हैं। केरल की रहने वाली हैं। किस खेल से संबंधित हैं? तो दौड़ से संबंधित हैं। कौन? पीटी ऊषा। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। बाल एवं सॉकेट जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो बाल और सॉकेट जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? कंधे में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23। लिगामेंट का जोड़ फैलने या फटने को कहते हैं, तो लिगामेंट का जोड़ फटने या फैलने को मोच कहते हैं। प्रश्न नंबर 24। मांसपेशियों में खिंचाव होने पर सिकाई की जाती है, तो बर्फ से सिकाई की जाती है। मांसपेशियों में खिंचाव होने पर किससे सिकाई की जाती है? बर्फ से सिकाई की जाती है। और बर्फ द्वारा किया गया उपचार को क्या कहते हैं? क्रायोथेरेपी या आइसोथेरेपी बोला जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। सिटियस आल्टियस फोर्टियस शब्द की रचना किसने की थी? तो सिटियस आल्टियस फोर्टियस शब्द की रचना की थी फादर हेनरी डिडान ने। जो सिटियस होता है इसमें इसका मतलब होता है तेज, आल्टियस जो होता है इसका मतलब होता है ऊंचा, फोर्टियस का मतलब होता है बलवान। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है, टूगेदर। ठीक है, टूगेदर का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, तो सिटियस का मतलब हो गया तेज, अधिक तेज,
अल्टियस का मतलब अधिक ऊंचा, फॉर्टियस का मतलब अधिक बलवान, और जो टूगेदर होता है इसका मतलब होता है साथ साथ। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी फादर हेनरी डिडान ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद करेंगे सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा देना। ठीक है, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।